सुजाता ने तैयार होकर अपना चेहरा दीवार पे लगे आईने में देखा तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। फिर उसने अपने कमरे में एक कोने में लटक रहे शिवजी और पार्वती जी के कैलेंडर के चित्र के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े, आंखें बंद करके उसने प्रार्थना की और फिर अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो इंटरव्यू के लिए घर से निकल गई। ठीक समय से 5 मिनट पहले ही वो उस ऑफिस में पहुंच गई जहां आज उसका इंटरव्यू होना था। सुजाता ने वहां जाकर देखा तो वहां पहले से ही बाहर कुछ लड़कियां बेंच पर बैठी हुई थीं। सुजाता ने उन लड़कियों की मन ही मन में काउंटिंग की तो वो टोटल 14 से 15 लड़कियां थीं। वो भी सुजाता की तरह इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उनके कपड़ों और चेहरों में एक बहुत अलग चमक सी थी। सुजाता को उनके सामने अपना रहन सहन बहुत साधारण सा लग रहा था। एक बार तो उसके मन में आया कि वहां से उल्टे पांव लौट ही जाए, क्योंकि यहाँ की लड़कियों के मुकाबले उसके चुने जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तो पहले से ही इतनी फैशनेबल लड़कियां बैठी हुई हैं जिनकी पर्सनालिटी देखी जाएगी और फिर बाहरी चमक धमक भी। काम तो बाद में देखा जाएगा इनको तो वैसे ही तुरंत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और न जाने कौन कौन से सवाल सुजाता के मन को बेचैन किए जा रहे थे। फिर सुजाता आगे सोचती है, अगर काम के आधार पर ही इनका सिलेक्शन हो तो इनमें से शायद ही कोई मुझसे अच्छी स्टेनो होगी। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के मुकाबले में कई इनाम ले चुकी हूँ मैं और आज भी यहाँ तुरंत सिलेक्ट हो जाऊंगी। और फिर लौटने के विचार से सुजाता के सामने अपनी बीमार माँ और 2 छोटी बहनों का चेहरा आ गया। पिता की मृत्यु के बाद इन सब का भार अब उसी पर था। और फिर आखिरकार सुजाता उन लड़कियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठ ही गई। कुछ देर बाद 4-5 और लड़कियां भी आ गईं। तभी उस ऑफिस का बॉस भी आ गया और सीधा अपने केबिन में चला गया। सुजाता उसकी एक झलक ही देख पाई थी। मुश्किल से उसकी उम्र 23-24 वर्ष की होगी। सुजाता सोचने लगी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करता है, ये मानना पड़ेगा। काश मैं भी इसकी तरह आज कुछ कर पाती। और फिर वो भगवान को फिर से याद करने लगती है, हे शंकर जी, आज तो प्लीज इंटरव्यू में पास हो ही जाऊं, बहुत उम्मीद है। प्लीज 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 भगवान जी, इस बार मेरी उम्मीदों पर पानी मत फिरने देना। और फिर कुछ ही देर के बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। एक के बाद एक लड़कियां अंदर जा रही थी और आशा निराशा के भाव लिए बाहर निकल रही थी। सुजाता ये सोच सोच कर हैरान थी कि आखिर उसकी बारी कब आएगी। आखिर में जब वो बिल्कुल अकेली रह गई तब उसका नाम पुकारा गया। वो तुरंत उठी और घबराहट के साथ अंदर पहुंची। एक छोटा सा केबिन था जिसमें टेबल के सामने कुर्सी पर वो आदमी यानी कि बॉस बैठा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर सुजाता को सामने बैठने का इशारा किया। सुजाता घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गई तो उस बॉस ने बड़े आराम से सिगरेट की डिब्बी खोली और उसमें से सिगरेट निकाली और सुजाता के सामने वो सिगरेट पीने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इंटरव्यू करते करते थक गया हो और अब आगे इंटरव्यू करने का उसका मन ही नहीं था। लेकिन वो एकदम से बोल पड़ा, तुम कब से काम करना चाहोगी मेरे ऑफिस में? सुन के सुजाता को बहुत अजीब लगा। इसके पहले उसने 7 इंटरव्यू दिए थे और हर जगह उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे जो उसके बायोडाटा में पहले से ही लिखे होते थे, लेकिन यहाँ तो पहला ही सवाल अजीब था। सुजाता ने घबराकर उत्तर दिया, जब से आप कहें सर। घबराहट की वजह से सुजाता की सांसें फूल रही थी। फिर उसने पूछा, सर आप पहले मेरा इंटरव्यू तो ले लीजिए। तब बॉस ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम कल से ही ये जॉब अटेंड कर लो। एकाएक सुजाता का दिल उछलकर जैसे उसके गले में आ गया हो। फिर उसके बॉस ने आगे कहा, और एप्लीकेशन में जो सैलरी तुमने मांगी है मुझे वो भी मंजूर है और अगर काम ठीक हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगा। सुजाता अब तो जैसे अपने होश ही खो चुकी थी। ना कोई सवाल ना कोई इंटरव्यू, सीधा जॉब पर रख लिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत कंफ्यूज थी। तब बॉस बोला, तो ठीक है फिर ज्यादा सोचो मत, आराम से घर जाओ और कल से समय पर ऑफिस आ जाना। सुजाता बहुत खुश थी कि उसे नौकरी मिल गई
और दूसरी तरफ बहुत कंफ्यूज भी थी कि उसके बॉस ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गई और फिर घर पहुंचकर उसने ये बात अपनी माँ को बताई कि उसे जॉब मिल गई। घर में सब बहुत खुश थे। फिर सुजाता ने सोचा कि मेरी इस जॉब से घर में सब खुश हैं, इसलिए अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और ये नौकरी पूरे दिल से और पूरी लगन से करूंगी। फिर अगले दिन सुजाता ठीक समय पर सुबह अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक उसी समय पर सुजाता का बॉस भी ऑफिस में एंट्री करता है। तब सुजाता और बाकी सब लड़कियां बॉस को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। इसके बाद बॉस अपने केबिन में चला जाता है और बाद में सुजाता को पता चलता है कि उसके बॉस का नाम शेखर है, जो एक अधिकारी है। सुजाता अपने केबिन में एक चेयर पर लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। पूरा दिन बीत गया पर कोई काम नहीं था ज्यादा। लंच टाइम हुआ तब उसका बॉस बाहर कैंटीन में खाना खाने चला गया और सुजाता तो घर से खाना लाई ही थी, तो वो अपना लंच करने वहीं बैठ गई। इसके बाद लंच टाइम खत्म हुआ तो फिर वो अपना काम करने बैठ गई, लेकिन उसके लिए अब कोई काम नहीं था। सुजाता हैरान थी कि ये कैसा ऑफिस है जहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है और काम करने वाले भी कितने कम हैं। बस एक सुजाता और 5-6 लड़कियां और थीं, जिनसे सुजाता ज्यादा बात ही नहीं करती थी। फिर शाम हुई तब सुजाता को बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुजाता अपना आईपैड लेकर अंदर गई और सतर्क होकर बैठ गई। तब बॉस ने उससे पूछा, आप तो यहाँ इस शहर में काफी समय से रह रही होंगी। सुजाता ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, बचपन से ही। तब तो आपको ये शहर बहुत पसंद होगा। सुजाता बोली, जी बहुत। फिर शेखर यानी कि सुजाता का बॉस कुछ देर तक सुजाता को ऐसे ही देखता रहा, फिर आगे बोला, लेकिन मुझे ये शहर कुछ अजीब सा लगा। बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। यहाँ कोई कंपनी देने वाला भी नहीं है साथ में। सुजाता बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे अपने बॉस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप बैठी अपने सामने रखे टेबल की ओर देखे जा रही थी। फिर शेखर ही आगे बोला, वैसे यहाँ कौन कौन सी जगहें हैं देखने लायक? कोई फेमस प्लेस हो तो बताओ। सुजाता ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कुछ खास जगहों के नाम बता दिए और फिर उसी समय चपरासी चाय की ट्रे लेकर अंदर आया तो शेखर ने उसे एक कप और चाय लाने को कहा। पियोन चला गया और शेखर ने सुजाता से पूछा, चाय तो पीती होंगी ना आप? सुजाता इनकार करना चाहती थी पर घबराहट से उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मन में आया कि उठकर बाहर चली जाए, पर फिर भी जबरदस्ती चुपचाप बैठी रही और अपने आप में ऐसे सिमट गई मानो चारों तरफ से उसे खतरा ही खतरा हो। शेखर फिर से बोल पड़ा, तुम तो अपने पूरे परिवार के साथ रहती हो ना? मतलब फुल फैमिली होगी, मजा आता होगा। सुजाता ने सिर्फ 2 ही शब्दों में जवाब दिया, जी नहीं, माँ और 2 बहनें हैं। शेखर अब तक चाय खत्म कर चुका था। इधर सुजाता के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी थी और आखिर में उसने उठते हुए कहा, मैं जाती हूँ सर, मुझे काम है। शेखर बोला, अरे चाय आ रही है, वो तो पीती जाओ। सुजाता ने कहा, नो सर थैंक यू, बट आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए, माँ परेशान हो जाएंगी। शेखर बोला, ओ हाँ, अब तो छुट्टी का टाइम है, चलो तुम जाओ। और वो तुरंत बाहर निकल गई और घर जाते वक्त रास्ते में उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल चलने लगे। ये सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? और मेरे अलावा किसी और लड़की से बात क्यों नहीं करते? कहीं कुछ और फिर आगे सोचने लगी, अगर पहला ही दिन ऐसा गया तो आगे पता नहीं क्या होगा। सोचते सोचते वो कब अपने घर आ गई उसे पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, अरे बेटा आ गई तू, कैसा गया आज का दिन? तब सुजाता बोली, हाँ माँ बहुत अच्छा गया, आप जल्दी से खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो खाना खाकर तुरंत ही सो जाती है। दिन इसी तरह बीतते रहे। उसके ऑफिस में काम बहुत कम रहता था। शेखर कभी उसे अपने कैबिन में बुला लेता तो कभी लंच पर साथ चलने को कहता, लेकिन सुजाता अब शेखर को तुरंत इनकार कर देती
और फिर शेखर ने अब कहना ही छोड़ दिया। अब वो उसे शाम की चाय पर भी नहीं बुलाता, सिर्फ काम की बात ही करता था। अब सुजाता ने भी थोड़ी चैन की सांस ली। अब तक वो अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस कर रही थी, अब वो बोझ भी उतर गया था। सुजाता के मन में शेखर के प्रति जो घृणा का भाव था वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। सुजाता अब जब भी शेखर के केबिन में जाती, उसे राइटिंग पैड पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचते हुए देखती। वो जब भी उसकी अनुपस्थिति में केबिन में जाती तो देखती कि रद्दी के डस्टबिन में कई फटे हुए मरोड़े हुए कागज पड़े होते हैं जिन पर टेढ़े मेढ़े चित्र बने हैं। काम हालांकि पहले से थोड़ा बढ़ गया था, फिर भी सुजाता को दिन का काफी समय बेकार बैठकर ही बिताना पड़ता था। समय काटने के लिए भी सुजाता ने कुछ लिखना शुरू कर दिया। कभी कोई पत्र लिखती या फिर कहानी लिखने का शौक उसे शुरू से ही था, लेकिन अधिकांश रचनाएं न छपने के कारण उसका शौक दबा का दबा रह गया था। और इन्हीं दिनों उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली एक टाइपिस्ट लड़की और ऑफिस के मालिक पर एक कहानी लिख दी। कुल मिलाकर वो कहानी उसकी अपनी और शेखर अधिकारी की थी। विषय वो ही लिखा घिसा पिटा कि किस तरह ऑफिस का एक अधिकारी अपनी टाइपिस्ट को फंसाना चाहता है। फुर्सत के समय में वो अपनी कहानी को एडिट करती रहती और फिर आखिर में बार बार एडिट करने के बाद उसने एक साफ सुथरे व्हाइट कागज पर अपनी कहानी टाइप की और फिर सोचने लगी कि ये कहानी अब किसी पत्रिका को भेज देगी। और फिर अगले दिन शेखर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुजाता अपना राइटिंग पैड लेकर केबिन में गई और डिक्टेशन का इंतजार करने लगी कि तभी शेखर के निर्णय को सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई। सुनो सुजाता, मैं कल कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम के लिए। तो कुछ काम है यहाँ जो तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में कर लेना। फिर कुछ देर रुककर शेखर आगे बोला, मुंबई देखा है तुमने? ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही मेरा घर है। तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। वहाँ आदमी इतना अकेलापन महसूस नहीं करता। बहुत ही लवली प्लेस है। इस शहर में तो आज नजरें झुकाने की बजाय सुजाता सामने बैठे शेखर को चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि असमंजस का भाव था कि आखिर शेखर कहना क्या चाह रहा था। लेकिन उसने बस इतना ही कहा कि खैर छोड़ो, ये सब तुम नहीं कर पाओगी, और उठकर अपना बैग लेकर मुंबई के लिए निकल गया। सुजाता को शेखर के ऐसे बिना बताए मुंबई चले जाना बहुत अजीब लगा। वो कुछ भी नहीं समझ पाई और फिर एक हफ्ते के बाद सुजाता को पता चला कि शेखर अब वापस नहीं आ रहा, बल्कि उसकी जगह कोई और मैनेजर आ रहा है। सुनकर सुजाता के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी आंखों की पलकें अपने आप नम हो आई। शेखर के मुख से निकले वो शब्द अकेलापन, अकेलापन बुरी तरह से उसके दिलो दिमाग को चोट करने लगा। अकेली तो वो भी है, फिर भी क्यों नहीं समझ पाए शेखर के अकेलेपन की पीड़ा? क्यों उसे हमेशा गलत ही समझा? इसके बाद पूरे 3 दिन बाद उसकी आईडी पर शेखर का एक मेल आया। सुजाता को लगा शायद कुछ जरूरी मैसेज होगा या फिर ऑफिस की कोई बात, लेकिन उस मेल को देखकर वो हैरान रह गई। उस मेल में सुजाता की ही वो कहानी थी जिसे काट छांट करने के बाद उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, और साथ में शेखर का एक मैसेज भी था। डियर सुजाता, दुनिया में हर बॉस अपने स्टेनो को फंसाना नहीं चाहता। कुछ मेरे जैसे भी हैं जो खूबसूरत लेकिन उदास आंखों वाली लड़की की उदासी की तह तक पहुंच जाते हैं और उसके साथ पूरी उम्र बिताने की चाहत रखते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सुजाता देर तक भारी आंखों में उस मेल को एकटक देखती रही। आखिर उसकी आंखों में धुंध छा गई। अगले ही पल उसने शेखर को मेल कर रिप्लाई भेजा, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन मैं जल्द ही आपके पास आऊंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो।